नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की, जिनके अरेस्ट होने के बाद से लगातार दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। कभी आपको सुनने को मिलता है कि जर्मनी से स्टेटमेंट आ रहा है, कभी कनाडा से, यूएसए से उनके फेवर में स्टेटमेंट आ रहा है, और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं, यूनाइटेड नेशंस तक उठती है। और इस 2024 का जो जनरल इलेक्शंस जिसके बीच में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है, आखिर केजरीवाल जी गिरफ्तार क्यों हुए हैं, कौन सा स्कैम का ऐसा आरोप उनके ऊपर में लगा है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जब से वो ईडी के रिमांड पर गए हैं, वहां पर अरेस्ट हुए हैं, उनका फोन जो कि एप्पल का आईफोन है वो ईडी ने जब्त कर रखा है। और जब उनसे पूछा गया अरविंद केजरीवाल जी से कि इसका पासवर्ड बताइए, इसके अंदर की हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फोन का पासवर्ड शेयर करने से मना कर दिया। अब ईडी ने बहुत कोशिशें की कि वो कैसे भी करके पासवर्ड पता कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाया, इसको क्रैक नहीं किया जा सकता था। तो फिर ईडी पहुंची एप्पल कंपनी के पास कि ये फोन है और आप इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करें और इस फोन को अनलॉक कर दें कैसे भी करके। और अब देखिए एप्पल कंपनी ने ईडी की इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने बोला कि हम इस फोन को अनलॉक अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अब ईडी जो अपनी इन हाउस, जो इंडिया की अपनी जो टेक्निकल टीम है उसके हवाले है, उसके भरोसे बैठी हुई है कि वो अगर कुछ कर करके इनके फोन का पासवर्ड ओपन कर सकें, उसको क्रैक कर सकें, तो फिर कुछ और नई जानकारियां मिलेंगी। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इनके फोन में ऐसी क्या चीज है जो अरविंद केजरीवाल शेयर नहीं करना चाहते। क्या उनके फोन में पर्सनल चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो अगर सामने आ गई तो इस केस में और भी नए बड़े खुलासे होंगे और भी कई सारे लोगों के फंसने की चांसेस। देखिए पूरा केस है क्या, आखिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसको समझने के लिए आपको पहले दिल्ली की एक नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में समझना होगा जो 2021 में लाई गई। उस पॉलिसी को 2021 में लाया गया और जुलाई 2022 में उस पॉलिसी को बंद भी कर दिया। उस पॉलिसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी यानी कि नरेश कुमार जी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी को जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट के आधार पर इस पॉलिसी को क्वैश किया गया, उस पॉलिसी को रोका गया। इस रिपोर्ट में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने यह बात बताई कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बनाते समय कई सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है और ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिससे कि अनड्यू फेवर मिलेगा कुछ बड़े उद्योगपतियों को और कुछ अनड्यू फेवर मिला है आम आदमी पार्टी को और जो इस समय सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारी जो बातें होती हैं इनका पालन नहीं किया गया है और एक अनड्यू फेवर दिया गया है, आर्बिट्रेरीनेस का सहारा लिया गया है। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन की और पहले वहां के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का गिरफ्तारी की गई और कहा यह गया कि पॉलिसीज जिस तरीके से बनाई गई हैं उसके कारण दिल्ली सरकार के एक्सचेकर को 580 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मतलब सरकार के खजाने में 580 करोड़ रुपए और आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आ पाए इनकी गलत नीतियों के कारण। और निश्चित तौर पर ये जो नीतियां इन्होंने बनाई हैं ये कुछ कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं और ऐसा इन्होंने आरोप लगाया कि उन कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के एवज में इनको बदले में कुछ फाइनेंशियल फेवर्स किए गए, जिनको कहा गया कि आम आदमी पार्टी को कुछ किकबैक्स मिले हैं। देखिए ईडी और सीबीआई के हिसाब से आखिर ये पूरा एक्साइज पॉलिसी स्कैम है क्या। 2020 के कोविड पैंडेमिक के कारण जो देश भर में लॉकडाउन लगाए गए उसमें देश भर की सभी सरकारों का जो रेवेन्यू था वो कम होता गया। तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उनका कहना था कि हम लोगों ने एक नई एक्साइज पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के तहत जो दिल्ली के अंदर में फैले हुए बहुत सारे रिटेल लीकर स्टोर्स हैं उनकी जगह पर अब कुछ बड़े होलसेलर्स बनाए जाएंगे, उनको तैयार किया जाएगा और होलसेलिंग लीकर की होलसेलिंग राइट्स अब कुछ बड़ी कंपनीज को ऑक्शन कर दी जाएगी, उनको दे दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑक्शनिंग तो नहीं की गई, लाइसेंस बांटे गए कुछ बड़े कंपनीज को और कहा गया कि कोई साउथ ग्रुप है, उस साउथ ग्रुप को यह सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला कि दिल्ली में लीकर की होलसेल सप्लाई अब उनके पास में आएगी। और यहां पर मार्जिन भी फिक्स कर दिया गया कि अगर आप ऐसी कोई सप्लाई को कंट्रोल करते हैं तो 12% मार्जिन आपका रहेगा। ईडी का कहना है कि इसमें से 6% का जो मार्जिन है वो आपकी जो सरकार है दिल्ली में उसको वापस से किकबैक्स के रूप में मिल रहे हैं। यहां पर देखिए खासकर से एक नाम निकल कर आया, साउथ ग्रुप। ये साउथ ऑफ इंडिया
कि कुछ बड़ी कंपनीज का एक इनफॉर्मल एसोसिएशन आप कह सकते हैं। कहा गया कि ये जो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी आई, इसमें जिन होलसेलर्स को सारे सेलिंग राइट्स देने की बातें की जा रही थी, ये राइट्स इसी साउथ ग्रुप को मिले। और ऐसा आरोप लगाया जाता है ईडी के द्वारा कि साउथ ग्रुप ने इस फेवर को पाने के एवज में आपकी सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स ऑफर किए हैं। और इस बात का खुलासा देखिए कई सारे गवाहों के जरिए हुआ है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है वो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद में जो पुलिस रिमांड में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि पुलिस रिमांड में के कविता जी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया और उन्होंने बताया कि हां, हम लोगों ने इस तरीके का फेवर पाने के लिए किकबैक्स ऑफर किए हैं। यहां पर देखिए इन पैसों की लेन देन के बीच में दो नाम और निकल कर आ रहे हैं, एक है समीर महेंद्रू और दूसरा विजय नायर। विजय नायर ये आम आदमी पार्टी का पहले कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि इन लोगों से अरविंद केजरीवाल जी लगातार टच में थे, इनसे बातें हो रही थी और इनफैक्ट एक बार इनकी समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर भी बातें हुई अरविंद केजरीवाल जी। पूछताछ के दौरान इस प्रकार के कई सारे जो एक्यूज्ड हैं ये ईडी के अप्रूवर बन गए और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। कहा जा रहा है कि जितने भी गवाह आए हैं उसमें से लगभग 20% गवाहों ने अरविंद केजरीवाल जी की सीधी इन्वॉल्वमेंट होने की बात स्वीकार की है और उन्हीं गवाहों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी ईडी ने की। और फिर ये देखिए सिर्फ ये 100 करोड़ रुपीस के किकबैक्स पाने की ही बातें नहीं है, कहा तो यहां तक जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शंस में 100 करोड़ रुपए जो उन्होंने प्राप्त किए उसको वहां पर इलेक्शंस लड़ने में इसी पैसे को खर्च किया था। और इस 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के बदले में जो फेवर्स दिए गए इन बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को वो किस प्रकार के थे? कंपनीज के लाइसेंसेस का एक्सटेंशन कर दिया गया, उनके ऊपर में जो पेनाल्टीज लगी हुई थी उनको वेव ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा कोविड पैंडेमिक के नाम पर कुछ रिलीफ पैकेज भी इनको ऑफर किए गए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और उनके मुख्य वकील हैं कांग्रेस के पूर्व नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस मामले में जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा से काम किया जा रहा है और गवाहों को दबाव बना करके जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब इस प्रकार का आरोप ईडी ने लगाया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो सिर्फ पूछताछ करने के लिए उनको कोर्ट की तरफ से 9 बार समन भेजे गए। एक बार भी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से या उनकी ऑफिस की तरफ से इन कोर्ट के समन्स की रिस्पेक्ट नहीं की गई, एक बार भी वो वहां पर प्रस्तुत नहीं हुए और कोर्ट के समन्स की लगातार नजरअंदाजी करने के कारण फिर उनकी अरेस्ट वारंट जारी किया गया। देखिए एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए जो डायरेक्टली जिम्मेदार हैं वो तो उस समय के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर में जो फ्रेश आरोप लग रहे हैं वो इसलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और चेयरपर्सन अरविंद केजरीवाल जी ही हैं, सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। तो कोई भी अगर बड़ा डिसीजन होता है तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और फिर देखिए जो की एक्यूज्ड हैं उनके साथ में अरविंद केजरीवाल जी की सीधी बातचीत वीडियो कॉल पर जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि बात हुई, तो इसके कारण से भी इनके ऊपर में डायरेक्ट आरोप लग रहे हैं। कल को अगर उनके फोन का पासवर्ड डिकोड कर लिया जाता है और उनके फोन से उनके लैपटॉप से अगर कुछ नई बातें निकलकर सामने आती हैं तो ये आने वाले समय में देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल लेकिन देखिए बात तो ये है कि कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। तो यहां पर जर्मनी में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, कनाडा में बैठकर कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इंडिया में डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है और किसी ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बात बाहर से बैठ करके हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, उसको पहले इंडिया का जुडिशियल प्रोसेस समझना होगा। जब इसी जुडिशियल प्रोसेस का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जब केंद्र सरकार के अगेंस्ट में एक फैसला आता है तब सब लोग बोलते हैं कि यहां पर एक जुडिशियल प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करता है, डेमोक्रेसी की जीत हुई। और जब उसी जुडिशियल प्रोसेस का इस्तेमाल करके कोई और तरीके का डिसीजन आता है तो कोई ये कैसे बोल सकता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। तो इस केस में अभी तक की अपडेट इतनी ही है। इसके आगे अगर कोई नई अपडेट आती है उससे हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। बने रहिए हमारे।